हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्विक रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे AS10 और AS10 को क्विकली रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको शॉर्ट में आप लोग PPE बोलते हो। सबसे पहले PPE क्या है सर? PPE एक टेंजिबल आइटम है, ऐसा टेंजिबल आइटम जो दो कंडीशंस को फुलफिल कर ले। हेल्ड फॉर यूज, पहला हेल्ड फॉर यूज, नॉट फॉर सेल। अगर आप उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखते हो तो वो आपका इन्वेंट्री बन जाता है। तो हेल्ड फॉर यूज किसमें? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन द रेंटल टू अदर्स। आप दूसरों को रेंटिंग पे देने के लिए अपने पास एक टेंजिबल आइटम रख रहे हो। जैसे आप कार रेंटल सर्विसेज देते हो, ठीक है, आप होटल इंडस्ट्री में हो, आप लॉजिंग बोर्डिंग करते हो, तो रेंटल टू अदर्स। और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। तो अगर ऐसा कोई भी टेंजिबल आइटम है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो वो पीपी हो सकता है अगर उसका सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाए। सेकंड कंडीशन है एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स मतलब यहां पर ये एक्सपेक्टेड हो कि उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होगी और हम उसको 12 महीने से ज्यादा यूज कर पाएंगे। सो इसको कहते हैं टेंजिबल आइटम, जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करे, और उसको बोलते हैं पीपीई। याद रखिएगा, रेंटल से रिलेटेड एक चीज है, रेंटल शुड बी द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी। अगर आप ओकेशनल रेंटिंग कर रहे हो या फिर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो, पर आपका रेंट पे देना एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो जो प्रॉपर्टी आपकी है जिसको रेंट पे आप दे रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, AS13 लगेगा, वो पीपी नहीं है। रेंटिंग करना एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब एक और बात, बियरर प्लांट इज अ पीपी। बियरर प्लांट क्या होता है? बियरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लाए, जैसे मैंगो ट्री, उसको भी पीपी की डेफिनेशन में बाय डिफॉल्ट रखा गया है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यूजफुल लाइफ उसकी 12 महीने से ज्यादा है और हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है। बायोलॉजिकल असेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल असेट है, सर बायोलॉजिकल असेट क्या होती है? बायोलॉजिकल असेट मतलब एनिमल या फिर प्लांट्स। अब अगर एनिमल की बात करें तो बायोलॉजिकल असेट इफ इट इज रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो पीपी नहीं हो सकता, और अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है तो शायद वो पीपी हो सकता है। जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने डॉग रखे हैं, फैक्ट्री की सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने डॉग रखे हैं, तो रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर कोई एनिमल है तो पीपी नहीं होगा, और नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो पीपी हो सकता है। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स बियरर प्लांट भी हो सकते हैं, नॉन बियरर प्लांट भी हो सकते हैं। बियरर प्लांट हमने बोला पीपी हो सकता है, पीपी होगा, और नॉन बियरर प्लांट आपके पीपी नहीं होते। नॉन बियरर प्लांट मतलब क्रॉप्स बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गए आपके इस तरीके से। फिर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ पीपी, पीपी क्या क्या नहीं होगा हमने बोला। ऐसी कोई एसेट जो लीजेस में आती है वो लीजिंग की अकाउंटिंग लगेगी, AS16 में हट जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट जो हमने अभी बात किया। हेल्ड फॉर सेल पीपी, ऐसी पीपी जिसको आपने अब बेचने का मन बना दिया है, उसके ऊपर आप AS10 नहीं लगाओगे। एक्सप्लोरेशन एंड एवेल्यूएशन एक्सपेंडिचर, जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सप्लोरेशन एवेल्यूएशन फॉर मिनरल रिसोर्सेज, उसको आप पीपी नहीं बनाओगे, उसके ऊपर आप AS10 नहीं लगाओगे। ये तो था आपका ओवरऑल पीपी का डेफिनेशन। देखा है कोई ऐसा AS जो एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना सारा क्लैरिफिकेशन दे और इतनी बड़ी सारी डेफिनेशन हो? तो AS10 कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। आगे बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। हमें पीपी को कब रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें प्रोबेबल है, और दूसरा हम पीपी की कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। जब हम उसको पहली बार रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट पे। कॉस्ट में तीन बातें आएंगी। पहली, परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिल रहा है तो वो नहीं आएगा परचेज कॉस्ट में। दूसरा आएगा डैक। डैक मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में मेजरली लेबर कॉस्ट आ रहा है, आप पीपी को बनाने का लेबर का खर्चा कर रहे हो, टेस्टिंग का खर्चा कर रहे हो, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस कर रहे हो। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि एक पीपीई को उसकी यूजेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। ब्रिंगिंग द पीपी टू इट्स करंट लोकेशन एंड कंडीशन, पीपी को उसकी यूजेबल कंडीशन तक पहुंचाने के। तो यहां पर करंट लोकेशन एंड कंडीशन मतलब यूजेबल लोकेशन और कंडीशन तक पहुंचाने के लिए, जहां से आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो होता है आपका डैक, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। पीपी की कॉस्ट में एक और आइटम आता है विच इज डीकमिशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जिसको हम डिस्काउंटिंग पे करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करते हैं। डीकमिशनिंग और डिस्काउंटिंग कॉस्ट या रिस्टोरेशन कॉस्ट क्या होता है? ये एक ऐसा फ्यूचर का कैश आउटफ्लो है जब आपकी पीपीई की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, और जब आप अपनी पीपीई को उस पर्टिकुलर लैंड में, जिस लैंड से आपने इंस्टॉल किया था, उस लैंड से आप इसको अनइंस्टॉल करोगे, आपको डीकमिशनिंग करना पड़ेगा, तो उस टाइम पर आपके
खर्चे होंगे, आपके एक्सपेंडिचर होंगे, वो एक्सपेंडिचर होना तय है बिकॉज आपने पीपी को अब इंस्टॉल कर लिया है। अब आप यूज करो चाहे ना करो, अब वो एक्सपेंसेस होना तय है, इसीलिए वो एक्सपेंसेस का प्रेजेंट वैल्यू विल बी द डीकमिशनिंग कॉस्ट एंड डेबिट इफेक्ट इसका पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगा। और क्रेडिट इफेक्ट, क्योंकि मैं अभी इसको पे नहीं कर रहा हूं, तो क्रेडिट इफेक्ट इसका आएगा टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी। मतलब जो भी ये वैल्यू निकलेगा ये पीपी में डेबिट होगा और इसका क्रेडिट इफेक्ट आपका प्रोविजन क्रिएट होगा। तो पीपी की कॉस्ट में ये तीन चीजें आती हैं। पीपी की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है, पीपी की कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता है, पीपी की कॉस्ट में इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं आता है, प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस नहीं आते, आप कोई फैसिलिटी फैक्ट्री वगैरह कुछ इनॉग्रेट कर रहे हो, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं आएगा। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कंपनी स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट कर रही है, शुरू करना, तो कंपनी लॉसेस हो सकता है कंपनी को 2 साल 3 साल तक हो। रीलोकेशन एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके नहीं आएंगे पीपी की कॉस्ट में। स्टार्टअप एक्सपेंसेस, स्टार्टअप के लीगल एक्सपेंसेस, अगर कोई टेंजिबल आइटम अगर खरीद रहे हो तो वो तो आपका पीपी होगा। इंटरनल प्रॉफिट, एक ब्रांच से हमने मटेरियल परचेज किया टू कंस्ट्रक्ट द पीपी, तो वो जो मटेरियल हमने परचेज किया वो ब्रांच से हमें मिला प्रॉफिट में, तो जो इंटरनल प्रॉफिट होगा वो भी नहीं आएगा। ओवरहेड्स आएंगे पर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होने चाहिए, वो जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड्स नहीं आएंगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आइटम्स आपके पीपी की कॉस्ट में नहीं आएंगे। जिन बच्चों के पास मेरा ये चार्ट बुक है उनके पास भी ये वाली बातें नहीं लिखी होंगी, क्योंकि मैंने ये अलग से लिखी हुई हैं। जब चार्ट बुक का नया वर्जन आएगा तो डेफिनेटली आपको इसमें ये दिखने को मिलेगा। बट अगर आपको लगता है कि सर आपको इसकी जरूरत है तो डोंट वरी, बिल्कुल बेटा मैं हूं ना आपके लिए। तो ये पर्टिकुलर चार्ट जिसमें ये सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेंशन मत लो। तुम्हारा भाई बैठा है यार, काहे की टेंशन, बस वीडियो को लाइक कर देना। चलो उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, जब आप करोगे कॉस्ट पे करोगे तो फिर उसके भी अलग अलग केसेस हैं। अगर आप पीपी को एक्वायर कर रहे हो एक्सचेंज पे, आपने एक पीपी परचेज किया उसके बदले कोई दूसरा असेट दिया, तो ऐसे केस में आप फेयर वैल्यू फॉलो करोगे। और फेयर वैल्यू कौन सा, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। अगर आपने मल्टीपल असेट्स दिए हैं, कैश दिया है और दूसरा असेट दिया है, तो दोनों का फेयर वैल्यू मिलाकर आपने जो पीपी खरीदा है उस पर रिकॉर्ड करोगे। अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन नहीं दिया हुआ तो आप फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव, मतलब जो पीपी एक्वायर किया है उसी असेट के फेयर वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे। अगर दोनों फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या दोनों फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं है, या फिर अगर जो ट्रांजैक्शन आप एक्सचेंज में कर रहे हो उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, मतलब प्रॉफिट मोटिव से ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, क्या बोला मैंने, दोनों फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या डिटरमिनेबल नहीं है, या फिर देयर इज अ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस इन सच एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट मोटिव से नहीं है, तो ऐसे केस में हम कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन, जो भी हमने असेट दिया उसका बुक वैल्यू जो होगा उसी बुक वैल्यू पे हमने जो पीपी एक्वायर किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर पीपी हमें ग्रांट में मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है तो हम नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 1 रुपी और 10 रुपीज आपके सामने एंट्री है, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व में डाल देंगे। अगर कंसेशनल प्राइस पर आपको पीपी मिल रहा है तो जो भी आपने प्राइस पे किया है, एक्चुअल एक्विजिशन जो भी आपका कॉस्ट है उस पे आप पे करोगे, उस पे आप रिकॉर्ड करोगे पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके अलावा अगर आप पीपी परचेज करते हो और उसका पेमेंट आप करते हो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 2 महीने 4 महीने 6 महीने, पर अगर आप पीपी का पेमेंट करोगे 1 साल बाद 2 साल बाद तो टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऐसे केस में आप पीपी को रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस इक्विवेलेंट। कैश प्राइस इक्विवेलेंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। आमतौर पर 1 ईयर का क्रेडिट 1 ईयर से ज्यादा पीरियड का क्रेडिट नहीं होता, इसीलिए जो भी आप पे कर रहे हो, मान लो 1 ईयर बाद में आपको पे करूंगा 5 करोड़ रुपीस, तो 5 करोड़ रुपीस क्या पीपी की कॉस्ट है? नहीं, पीपी की कॉस्ट 5 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ से थोड़ी कम है, क्योंकि 5 करोड़ के अंदर कहीं ना कहीं 1 ईयर का इंटरेस्ट कॉस्ट भी जुड़ा होगा। उस इंटरेस्ट कॉस्ट को मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? और कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे पीपी रिकॉर्ड होगा। कैश प्राइस इक्विवेलेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप मल्टीपल पीपी परचेज करते हो, 2, 4, 6, 8, 10, एक सिंगल प्राइस पे 5 करोड़ के अंदर आपने 5 पीपी खरीदा, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? पांचों पीपी में आप एक सिंगल प्राइस को अलोकेट कैसे करोगे? हर एक पीपी की फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में, हर एक पीपी की फेयर वैल्यू के प्रोपोर्शन में आप 5 करोड़ को अलोकेट कर दोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पीपी को एक्वायर करते हो थ्रू फाइनेंस लीज, तो लेसी को AS 19 अप्लाई करना पड़ता है, और AS 19 बोलता है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। उस पे हम अपने असेट को रिकॉर्ड करेंगे जो हमने असेट लीज पे परचेज किया है, स्पेशली फाइनेंस लीज पे परचेज किया है, तो फेयर वैल्यू और MLP प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थे आपके कॉस्ट के फंडे। यहां पर ऑफकोर्स AS 19 का लगेगा। आई मेरी बात समझ में? अब आते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मतलब आपने पीपी को रिकॉर्ड तो कर लिया, फर्दर 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप पीपी के ऊपर फर्दर एक्सपेंसेस कर रहे हो। अगर वो एक्सपेंसेस डे टू डे नेचर के हैं या जिनसे पीपी का
अर्निंग एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा तो आप उन एक्सपेंसेस को P&L में चार्ज करोगे, वो रेगुलर मेंटेनेंस एक्सपेंस होंगे। पर अगर आप पीपी के ऊपर कोई मेजर एक्सपेंडिचर कर रहे हो या कोई रिप्लेसमेंट का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप उसका कोई कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर नए एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज करोगे, और जो कंपोनेंट पुराना वाला है जिसको आप हटा रहे हो, उस कंपोनेंट की कैरिंग अमाउंट को आप डी रिकॉग्नाइज करोगे। तो कैपिटलाइज इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, मतलब अगर ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इसके अलावा प्रीवियस कैरिंग अमाउंट इफ एनी डी रिकॉग्नाइज, मतलब मान लीजिए आपने कंपोनेंट को रिप्लेस किया, पुराने कंपोनेंट का आज कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपीस, नया कंपोनेंट ले आ रहे हो 7 लाख रुपीस का, तो 7 लाख रुपीस पीपी की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जो पुराना कंपोनेंट है 1 लाख रुपीस का वो पीपी के अकाउंट से लेस हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू असेट, P&L में चला जाएगा, लॉस बुक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब डेप्रीसिएशन पर। जब हम पीपी के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं तो नॉर्मली जैसे नेचुरली डेप्रीसिएशन होता है वैसे चार्ज करते हैं, बट AS10 बोलता है कि आपको यह देखना है कि क्या आपके पीपी में मल्टीपल कंपोनेंट्स है, जैसे एयरक्राफ्ट में इंजन, बॉडी, इंटीरियर, विंग्स, क्या ऐसे अलग अलग कंपोनेंट है और हर एक कंपोनेंट की सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब एक अच्छी खासी वैल्यू है। कुल मिला के आपका एयरक्राफ्ट 500 करोड़ का है, पर उसमें इंजन का एक अच्छा खासा वैल्यू है, इंटीरियर का वैल्यू अपने आप में एक अच्छा खासा है, और इन सब कंपोनेंट का क्या यूजफुल लाइफ डिफरेंट है? हाँ, तो ऐसे केस में अगर हर एक कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो ऐसे केस में आप हर एक कंपोनेंट के ऊपर सेपरेट डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट वाइज या कंपोनेंटाइजेशन। तो ऑन कंपोनेंट वाइज बेसिस हर एक कंपोनेंट की आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी यूजफुल लाइफ। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर पे बैलेंस शीट मेथड को हमें रिव्यू करना है। हर साल के एंड में मिनिमम एक बार अपने को बैलेंस शीट मेथड को रिव्यू करना है कि जो डेप्रीसिएशन मेथड को रिव्यू करना है, जो डेप्रीसिएशन मेथड हमने चूज करके रखा है बेस्ड ऑन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न, क्या आज भी वही सही है, कंटिन्यू हम कर सकते हैं, या फिर हमें डेप्रीसिएशन चेंज करने की जरूरत है। अगर हमें डेप्रीसिएशन चेंज करने की जरूरत है तो उसको माना जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हम कवर करते हैं AS5 में, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो इफेक्ट आता है वो आता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब हमें रिट्रोस्पेक्टिवली डेप्रीसिएशन को रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आज अगर आपने डेप्रीसिएशन मेथड चेंज किया तो जो भी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है उसको फर्दर डेप्रीशिएट करोगे न्यू डेप्रीसिएशन मेथड के अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करेंगे सेसेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। सेसेशन ऑफ डेप्रीसिएशन का मतलब होता है, सेसेशन ऑफ डेप्रीसिएशन से भी पहले कमेंसमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, हमें डेप्रीसिएशन किस दिन से स्टार्ट करना चाहिए? जब से पीपीई अवेलेबल फॉर यूज है, रेडी टू यूज है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है रेडी टू यूज और एक होता है स्टार्टेड यूजिंग। मान लीजिए मेरा असेट रेडी टू यूज है 1 नवंबर से, पर मैंने एक्चुअल स्टार्ट किया यूज करना 1 जनवरी से, तो मैं डेप्रीसिएशन कब से लगाऊंगा? रेडी टू यूज जब से थी, मतलब 1 नवंबर से, तब से मैं डेप्रीसिएशन लगाना शुरू करूंगा। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि कंपनी ने करंट ईयर में असेट खरीदा, मिड में खरीदा, तो कंपनी ने बोला नहीं इस साल हम नहीं लगाएंगे डेप्रीसिएशन क्योंकि मिड में खरीदा है, और कंपनी ने जिस साल असेट को बेचा उस साल पूरे साल भर का लगाएंगे। दोनों चीजें गलत है। आप जिस साल खरीद रहे हो उसी साल उस साल भी लगाना पड़ेगा, पर जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज है तब से। अब कब तक लगाना पड़ेगा? तो सेसेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कब तक लगेगा? या तो असेट की कैरिंग अमाउंट उसके रेसिडुअल वैल्यू के बराबर आ चुकी है, अब आप अपनी असेट को डेप्रीशिएट नहीं करोगे, या फिर अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप अपनी असेट को यूज नहीं करोगे, एक्टिवली यूज नहीं करोगे, एंड यू हैव डिसाइडेड टू सेल इट। तो द असेट इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड यू हैव डिसाइडेड टू सेल इट। या फिर आपने सचमुच में असेट को राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। तो आपने अगर अपनी बुक्स में से असेट को राइट ऑफ कर दिया, डेप्रीसिएशन चार्ज करना बंद करो। आपने अपनी असेट को हेल्ड फॉर यूज रखा है, हेल्ड फॉर सेल रखा है, मतलब आपके पास असेट है, बुक्स में असेट दिख रही है, पर आप उसको एक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो, रिटायर कर लिया आपने उसको, तो भी आप अपनी असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आएगी नहीं? रिटायरमेंट एंड हेल्ड फॉर सेल, ये रिटायरमेंट एंड हेल्ड फॉर सेल में क्या मतलब होता है? रिटायरमेंट एंड हेल्ड फॉर सेल में मतलब ये होता है कि पहली बात तो आप अपनी असेट को एक्टिवली अब आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस बेसिस पर आप अपनी असेट के ऊपर कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करोगे। और क्योंकि जब आप अपनी असेट को बेचने वाले हो, तो जब तक आप अपनी असेट को बेचोगे तब तक आप अपनी असेट को दिखाओगे बुक वैल्यू, मतलब कैरिंग अमाउंट, और एनआरवी विच एवर इज लोअर। मान लो बुक वैल्यू है इसका 1 लाख और एनआरवी है 90, तो आप अपनी एसेट को 90 पे लेके आओगे और 10,000 को आप P&L में डालोगे। मान लो एनआरवी ज्यादा ही है 1,10,000 और बुक वैल्यू है 1 लाख, तो आप उसको अपनी एसेट को बुक वैल्यू पे ही कंटिन्यू करोगे जब तक आप बेच नहीं देते, आप डेप्रीशिएट नहीं करोगे, पर आप ऐसा वैल्यूएशन करते रहोगे, बुक वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आई मेरी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं यस।
फिर आगे बात करते हैं पीपीई के बारे में। पीपी मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट मतलब जब आप अपनी पीपी को बैलेंस शीट डेट पर दिखाते हो तो आपके पास दो चॉइस होती है। आपकी ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, आपको जो मन मर्जी हो आप वो चूज कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवोल्यूशन मॉडल, दोनों आपके लिए आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। अगर आप कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल में जाते हो या रिवोल्यूशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में जाते हो तो इसको माना जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कॉस्ट मॉडल में आप कभी भी अपनी एसेट को फेयर वैल्यू नहीं करते हो, डेप्रिसिएशन लगाते हो एनुअल, और इंपेयरमेंट लगाते हो, AS 28 का इंपेयरमेंट लगाते हो जब जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग आप करोगे। और रिवोल्यूशन मॉडल में आप अपनी एसेट को मार्केट वैल्यू पे दिखाते हो, रिवैल्यू करते हो, पर दैट डजंट मींस कि आप उसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे। फर्दर आप डेप्रिशिएट हर साल करते हो, और अगर इंपेयरमेंट करने का लगा तो आप इंपेयरमेंट भी करोगे बेस्ड ऑन द इंपेयरमेंट टेस्टिंग एंड इंडिकेशंस। फिर बात करते हैं अगर आप अपनी एसेट को रीवैल्यूएशन करते हो तो रीवैल्यूएशन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रॉस टेक्निक, एक होता है नेट टेक्निक। ग्रॉस टेक्निक में आप अपनी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों को एक परसेंटेज से बढ़ाते हो या गिराते हो, डिपेंड करता है अपवर्ड रिवोल्यूशन है या डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है। अगर आप अपवर्ड रिवोल्यूशन है तो आप अपनी पीपी की ओरिजिनल कॉस्ट को बढ़ाते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ाते हो, और रिमेनिंग आपका डिफरेंस रिवोल्यूशन रिजर्व मतलब रिवोल्यूशन सरप्लस में जाता है। नेट मतलब आपके पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा है उसको आप रिवर्स कर देते हो पीपी से। पीपी का ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 लाख, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पीपी से लेस करके आपका नेट पीपी आ जाता है 3 लाख रुपीस का। अब 3 लाख रुपीस के पीपी को मार्केट वैल्यू से आप कंपेयर करते हो, और फॉर एग्जांपल 4 लाख, तो 1 लाख रुपीस से आप अपनी पीपी की वैल्यू बढ़ाते हो और एंट्री करते हो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हो फेयर वैल्यू से। आई मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद रिवोल्यूशन में कि सर रिवोल्यूशन रिजर्व आ गया या फिर रिवोल्यूशन अपवर्ड किया डाउनवर्ड किया, क्या क्या होगा। अगर रिवोल्यूशन आप अपवर्ड कर रहे हो तो आपको गेन होगा, रिवोल्यूशन डाउनवर्ड कर रहे हो तो लॉस होगा। अगर आपको रिवोल्यूशन अपवर्ड कर रहे हो तो गेन होगा, गेन जाएगा आपके रिवोल्यूशन सरप्लस में। बट अभी आपका गेन हुआ है, पहले आपने रिवोल्यूशन डाउनवर्ड किया था, उस टाइम पे लॉस हुआ था, तो लॉस कहां जाएगा? P&L में। पहले आपने लॉस डाला था P&L में, मान लो 5 लाख रुपीस का, अभी आपका गेन हो रहा है रिवोल्यूशन और वो हो रहा है 6 लाख रुपीस का। क्या करोगे? आउट ऑफ सच गेन आप अप टू 5 लाख रुपीस गेन को भी P&L में चार्ज करोगे एंड रिमेनिंग 1 लाख रुपीस आप ले जाओगे रिवोल्यूशन सरप्लस में। मतलब आपका गेन 6 लाख है, प्रीवियस लॉस आपने 5 लाख रुपीस का P&L में बुक किया था, तो 1 लाख रुपीस ही रिवोल्यूशन रिजर्व में जाएगा, 5 लाख रुपीस का गेन P&L में जाएगा। अगर आपका लॉस आया है फर्स्ट टाइम तो आप P&L में डालोगे, बट अगर आपका लॉस आया है सब्सिक्वेंट टाइम और उससे पहले आपका गेन आ चुका था तो आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व रखा होगा। मान लो आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व रखा है 3 लाख रुपीस का और आपका लॉस आया है 5 लाख का, तो आउट ऑफ 5 लाख 3 लाख रुपीस आप रिवोल्यूशन रिजर्व से सेट ऑफ करोगे। इफ रिवोल्यूशन सरप्लस एग्जिस्ट, बैलेंस अपीयर, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लॉस जो रिवोल्यूशन सरप्लस के बाहर चला गया, मतलब जो रिवोल्यूशन सरप्लस से सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, वो P&L में जाएगा। रिवोल्यूशन सरप्लस का यूज क्या है? रिवोल्यूशन रिजर्व पड़ा रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, हाँ पड़ा रहेगा, पर आपके पास दो चीजें हैं। एक तो जब आपकी एसेट खत्म हो जाएगी, जब आपकी एसेट सेल हो जाएगी, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तो आप रिवोल्यूशन रिजर्व को डायरेक्टली जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, एंट्री करोगे रिवोल्यूशन रिजर्व डेबिट टू जनरल रिजर्व, मतलब रिटेन अर्निंग में ले जाओगे। ये कब? जब आपकी एसेट खत्म हो जाएगी। ट्रांसफर फुल अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व व्हेन एसेट इज फाइनली डिस्पोज्ड। जब आप अपनी एसेट को फाइनली डिस्पोज करोगे तो रिवोल्यूशन रिजर्व को आप रिटेन अर्निंग में ले जाओगे पूरा अमाउंट। अब इसके अलावा अगर आप अपनी एसेट को नहीं बेच रहे हो, नहीं डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, कंटिन्यू यूज कर रहे हो, तो भी आप रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस जनरल रिजर्व में एवरी ईयर डाल सकते हो, पर यह करना एक ऑप्शन है, यह मैंडेटरी नहीं है। जब तक क्वेश्चन ना बोले हम ऐसा मान के चलते हैं कि एंटिटी ऐसा नहीं करेगी, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिवोल्यूशन रिजर्व का हर साल जनरल रिजर्व में जाएगा। जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होती जा रही है, जैसे जैसे एसेट यूज होती जा रही है, वैसे वैसे आप रिवोल्यूशन रिजर्व का अमाउंट रिटेन अर्निंग में डालोगे। मान लीजिए आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व है 10 लाख और एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है मान लो 5, तो 10 डिवाइड बाय 5, एवरी ईयर आप 2 लाख रिटेन अर्निंग पे डालते हो, इक्वल टू द एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन पीपी इफ पीपी इज बीइंग यूज्ड। मतलब रीवैल्यू करने से पहले एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता था 3 लाख रुपीस, रीवैल्यू करने के बाद एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 4 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस के एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर का वैल्यू रिवोल्यूशन सरप्लस से निकालकर रिटेन अर्निंग में डालेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंडेटरी कब जाएगा? जब एसेट सेल हो जाएगी रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में हर साल भी जाएगा ऑप्शनली, जब आपकी एसेट यूज हो रही है और एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट आप डाल रहे हो, पर ये ऑप्शनल है। चलिए आगे, जब आप अपनी एसेट को सेल कर लोगे, डी रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप अपनी एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से रिमूव करोगे पीपी को, और उस टाइम पे जो भी आपको लॉस और गेन होगा वो P&L में चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग लायबिलिटी। इनिशियली जब आपने डीकमीशनिंग लायबिलिटी को एस्टिमेट किया था तो मैंने आपको बताया था कि
पीपी की कॉस्ट में 3 चीजें होती है, जिसमें थर्ड आइटम आता है डीकमिशनिंग फ्यूचर कैश आउटफ्लो का। तो आपने जब इनिशियली एस्टिमेट किया था तो कुछ फ्यूचर कैश आउटफ्लो आपके पास था कि फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर होगा आफ्टर 10 ईयर्स। उसका आपने डिस्काउंटिंग वगैरह किया 10 ईयर्स के हिसाब से और आपने उसका आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया और उसका क्रेडिट इफेक्ट आपने प्रोविजन लायबिलिटी करके दिया। आज वही लायबिलिटी आपकी चेंज हो रही है। क्यों? जो आपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एस्टिमेट किया है 20 लाख रुपीस का, मान लो वो चेंज हो गया, आपका डिस्काउंटिंग रेट चेंज हो गया, आपका यूजफुल लाइफ आपने एक्सपेक्ट किया था कि 10 इयर्स के बाद एक्सपेंस होगा, पर आपको लग रहा है कि अब 15 इयर्स के बाद एक्सपेंस होगा। तो इन सभी के चेंज होने के कारण आपकी करंट डीकमिशनिंग लायबिलिटी चेंज होती है। आप रिवाइज्ड डीकमिशनिंग लायबिलिटी निकालते हो बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स, based on revised discounting rate, based on revised remaining useful life, based on revised future cash outflow, और उसको कंपेयर करते हो existing carrying amount of liability से। existing carrying amount of liability है फॉर एग्जांपल 3 लाख एंड revised liability है 4 लाख, तो liability बढ़ रही है, that means it's a loss। और existing carrying amount of liability है 3 लाख पर revised है 2 लाख, तो liability गिर रही है, मतलब it's a gain। तो अब इस गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये सब कुछ डिपेंड करता है, जब आप अपनी डीकमिशनिंग लायबिलिटी का गेन लॉस बुक करने जाओगे तो ये डिपेंड करता है कि आपका पीपी कौन से मॉडल का है। क्या आपने इनिशियली उसको कॉस्ट मॉडल से कंटिन्यू किया है या फिर आप उसको रीवैल्यूएशन मॉडल में कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आप पीपी को कॉस्ट मॉडल में कंटिन्यू कर रहे हो तो ऐसे केस में अगर आपको लॉस हो रहा है, मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आप एंट्री करोगे पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा और जो लॉस होगा वो जाके डेबिट हो जाएगा पीपी में, मतलब लॉस पीपी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। और अगर गेन है तो उल्टा, मतलब पीपी की कॉस्ट से लेस हो जाएगा और आपकी प्रोविजन लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। सिंपल आया समझ में? आप अपनी गेन को पीपी से लेस कर दोगे। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अब मान लो आपके पीपी का कैरिंग अमाउंट, मान लीजिए आपके पीपी का कैरिंग अमाउंट है सपोज 5 लाख रुपीस और आपको जो गेन हुआ है वो हुआ है मान लो 6 लाख रुपीस। अब आप 6 लाख रुपीस को गेन को 5 लाख रुपीस के पीपी से माइनस करोगे तो पीपी नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए बोला गया कि बाकी का डिफरेंस आप पी&एल में चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब यही गेन लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा जब पीपी आपका रीवैल्यूएशन मॉडल में है। रीवैल्यूएशन मॉडल में अगर आपका पीपी है तो फिर ऐसे केस में गेन और लॉस को आप पीपी की कॉस्ट में ना ऐड करोगे ना लेस करोगे। लॉस को ऐड करते थे, गेन को लेस करते थे, पर रीवैल्यूएशन मॉडल में आप पीपी की कॉस्ट में नहीं ले जाओगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लॉस को रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करोगे, अगर आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व रखा है तो। फर्स्ट प्रायोरिटी, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं रखा है आप उसको पी&एल में लेके जाओगे लॉस को, मतलब जैसे आप रीवैल्यूएशन करते थे अपनी एसेट का और आप यहां से प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी बढ़ा दोगे। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? इफ अर्लियर लॉस वाज ट्रांसफर टू पी&एल देन दिस गेन शुड आल्सो बी ट्रांसफर टू पी&एल फर्स्ट बिफोर ऑफसेटिंग द रीवैल्यूएशन रिजर्व। पहले कभी आपको लॉस हुआ था और आपने पी&एल में डाला था, तो अभी आपको जो गेन हो रहा है तो आप गेन को भी पी&एल में चार्ज करोगे। आगे गेन की बात करें, जब आपको गेन होगा तो गेन से क्या होगा? गेन से आप सबसे पहले पिछले पी&एल, पिछले लॉस, जो मैंने आपको बोला ये एरो थोड़ा गलती से आ गया है, ये कहीं ना कहीं ये वाला है, तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपके पास जो गेन आ रहा है डीकमिशनिंग लायबिलिटी कम हो रही है तो आपका प्रोविजन डेबिट हो रहा है और गेन हो रहा है, गेन को आप पी&एल में चार्ज करोगे टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस। अगर पहले कभी लॉस हुआ था आपने पी&एल में डाला था तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, या आपने पहले कभी एसेट को रीवैल्यू किया था, डाउनवर्ड किया था, तो वो आपने लॉस पी&एल में बुक किया था, तो गेन टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लॉस आप पी&एल में डालोगे, बाकी का रिमेनिंग गेन आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाओगे। सो गाइस दिस वाज योर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये पूरा हमने अभी कवर किया। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए इसके बाद आपको 151 मास्टर प्रॉब्लम्स की जो शीट है वहां से आपको AS10 के क्वेश्चंस लगाने चाहिए मिनिमम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शीट आपको पूरा ये इनफ है, मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम ये शीट से आपको सारे क्वेश्चंस लगाने चाहिए AS10 के भी, और इसके अलावा अगर आपके पास बाकी क्वेश्चंस भी हो तो वो आप जरूर लगा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा लेक्चर सुनने के लिए। अगर आप ये पूरा लेक्चर सुन चुके हो तो आप मुझे अपने फीडबैक कमेंट में जरूर दे सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए ऐसे क्विक रिवीजन वाले। और ये पर्टिकुलर चार्ट जो AS10 का है मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर चले जाओगे और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा वहीं के वहीं। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे भाइयों बहनों आपको जो AS चाहिए क्विक रिवीजन वाले मुझे कमेंट पे जरूर बताना। थैंक्स अ लॉट।